हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग डी ब्रॉगली की अवधारणा के आधार पर बोर के कोणीय संवेग का क्वांटम प्रतिबल का निर्माण करेंगे, माने सिद्ध करेंगे। कैसे पालन करता है उसको बताएंगे। सबसे पहले क्वांटम किसे कहते हैं? क्वांटम का संबंध क्वांटमीकरण से। क्वांटमीकरण होता क्या है, एक चीज ध्यान रखिए। क्वांटमीकरण का मतलब है लगातार, कंटिन्यूअस। अगर कोई क्रिया क्वांटमीकरण होती है माने लगातार होती है। अब जैसे एक चीज समझेंगे थोड़ा ध्यान से। आपने आवेश का क्वांटमीकरण पढ़ा था। अगर कोई वस्तु एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, त्याग करता है, तो प्लस ही लिखते हैं। एक और त्याग किया तो प्लस 2 ही लिखते हैं, है ना। और एक और त्याग किया, तीसरा त्याग किया तो प्लस 3 आवेश लिखते हैं। त्याग करने पर एक और इलेक्ट्रॉन त्याग किया तो प्लस 4 ही आवेश लिखते हैं। चौथा इलेक्ट्रॉन त्याग किया, पांचवा इलेक्ट्रॉन त्याग किया तो प्लस 5 ही लिखेंगे। उसी तरह nवां इलेक्ट्रॉन त्याग किया तो प्लस Ne लिखेंगे। ये क्वांटमीकरण हुआ। क्वांटमीकरण माने लगातार। यहाँ इलेक्ट्रॉन का लगातार त्याग हो रहा था, और लगातार जब त्याग हो रहा था तो आपको उस लगातार के प्रक्रिया में क्वांटमीकरण प्राप्त होता है। तो ये आवेश का क्वांटमीकरण है। विकिरण उसी तरह से, एक चीज ध्यान रखिएगा, एक चीज जैसे क्वांटमीकरण की पहचान होती है संख्या। ये n जहां आए वो क्वांटम या क्वांटमीकरण पर आधारित है। तो ये आवेश का। अब उसी तरह से मान लिया जाए कि विकिरण जो है फोटोन को लेके चल रहा है, तो आपको मालूम है कि इसका जो ऊर्जा होता है E बराबर h न्यू होता है एक फोटोन का। एक और आया, बस में थोड़ा ध्यान से। एक और आया उसी तरह से 2, तो इसके लिए आप यहां पे लिखते हैं, आप 2 को मिला था तो 2h न्यू लिखते हैं आप। उसी तरह से 3 आया, 4 आया, डॉट 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 ऐसे n अगर होता तो इसकी ऊर्जा आप क्या लिखते? E बराबर NH न्यू लिखते आप। तो आप हमको ये बता सकते, अब आप शायद बता सकते हैं कि क्वांटमीकरण वाला ये सूत्र है कि ये सूत्र है। तो आपको पता चल रहा है ये सूत्र क्यों? क्योंकि इसमें n है, इसमें लगातार प्रक्रिया को सूचित करता है। ये तो एक प्रक्रिया सूचित करता है। इसमें जो है n लगातार क्रमागत प्रक्रिया 1 2 3 4 5 n चलते जाता है। उसी तरह इसमें भी क्रमागत प्रक्रिया हो रही है, लगातार हो रही है, इसमें भी n है। तो जहां n होगा वहां क्वांटमीकरण क्वांटम होगा। तो उसी तरह से इसमें भी कह रहा है n है भाई तो क्वांटम है, क्वांटमीकरण है। तो कहा क्या कि बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग जो नाभिक के चारों ओर गति करता है, इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग जो नाभिक के चारों ओर घूमता है, वह क्वांटमीकरण का पालन करता है। तो बोर के अनुसार जो कोणीय संवेग है, कोणीय संवेग mvr बराबर आपने क्या बताया था? nh/2 पाई। बुझा गया होगा। h/2 पाई के जगह आगे क्या है? n। n कहने का मतलब है क्वांटमीकरण। इसका मतलब ये जो कोणीय संवेग है ये क्वांटमीकरण का पालन करता है कि नहीं करता है? बिल्कुल करता है। अब उसके बाद डी ब्रॉगली ने बताया क्या कि जो इलेक्ट्रॉन वृत्तीय कक्ष में घूमता है वह कण तरंग के रूप में घूमता है। कैसे घूमता है? तरंग के रूप में। अब ये तरंग की बात आने लगी तो तरंग का व्याख्या, चूंकि डी ब्रॉगली ने तरंग के बारे में ही व्याख्या किया था, तो अब तरंग की बात करते हैं। अब तरंग से भी आप ये चीज को तरंग मान के आप ये चीज सिद्ध कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि ये इसको आप तरंग मान के इसको आप सिद्ध कर सकते हैं। इसका मतलब है कि ये कहीं ना कहीं सही है। अब कैसे, सोचिए थोड़ा ध्यान से। अब मान लीजिए कि ये कोई नाभिक है, ये nवां कक्ष है। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है, तरंग की बात करें हम, एक तरंग पूरा हुआ। एक चीज ध्यान रखिए, ये जो तरंग है ये यहां से यहां तक की जो पूरी लंबाई होती है, ये इसको हम तरंग दैर्घ्य कहते हैं, लेम्डा से सूचित करते हैं। तो ये अगला तरंग हुआ, ये दूसरा पूरा, तीसरा तरंग हुआ, ये चौथा तरंग हुआ, ये उसी तरह पांचवा, छठा, सातवां डॉट डॉट करते करते आप nवां मान लीजिए, nवां तरंग। तो ये फिर ये अगला हो गया लेम्डा, उसी तरह nवां हो गया लेम्डा,
तो अभी देखिए ऐसे आप ये लेमडा, फिर ये भी एक लेमडा, ये भी एक लेमडा, ये भी एक लेमडा और ये भी एक लेमडा, ऐसे n बार लेमडा किए तो वृत्त की परिधि हो गई कि नहीं हो गई। ठीक है, यहां से क्या आपको मालूम चला कि ये कक्ष की परिधि होगी, परिधि बराबर लेमडा प्लस लेमडा प्लस लेमडा कै बार, n बार। कक्ष की परिधि, अगर इसकी आप त्रिज्या को आप r मान लेते हैं तो परिधि तो हो गई 2πr, ई 2 बार जोड़े 2 लेमडा, 3 बार जोड़े 3 लेमडा, n बार जोड़े तो n लेमडा। तो 2πr का जो मान मिला ये क्या मिला, n लेमडा। ये डी ब्रॉगली के हिसाब से तरंग बनता है, तब लेमडा की बात वहीं आती है जहां तरंग बनता है। तो तरंग बना तो इसका मतलब है कि इसके लिए इस समय 2πr का जो मान आया वो n लेमडा है। तो इसके अनुसार अस्थाई कक्षाएं वह कक्षाएं हैं जिसमें घूमते हुए इलेक्ट्रॉन अपने कक्ष की परिधि का परिमाण डी ब्रॉगली तरंग है कि पूर्ण गुणक का, तरंग के पूर्ण गुणक का पालन करता है। ये डी ब्रॉगली हो गया, ये बोर हो गया। हम इसी का डी ब्रॉगली का उपयोग करके हम बोर सिद्ध कर लेते हैं। अब देखिए डी ब्रॉगली से एक चीज ध्यान देंगे, डी ब्रॉगली ने बताया है जिसको हम द्वैत प्रकृति में पढ़ेंगे, लेमडा बराबर h/p होता है। जान लीजिए कि p का मान mv होता है, लेमडा बराबर h बटा में क्या mv। इसको हम एक इक्वेशन मान लेते हैं, समीकरण। जैसे 2πr = n लेमडा, n लेमडा की जगह आप चाहे तो h बटा mv लिख सकते हैं। इसको यहां भेज दीजिए, इसको यहां भेज दीजिए। mvr = nh बटा में 2π, mvr 2πr। ये हमको लगता है बोर वाला सिद्ध हो गया। डी ब्रॉगली, ये भी डी ब्रॉगली, ये डी ब्रॉगली है, डी ब्रॉगली, और ये भी डी ब्रॉगली ही है। ये दोनों डी ब्रॉगली का उपयोग करके आपने क्या सिद्ध कर लिया, बोर। अब डी ब्रॉगली का उपयोग बोर में करके डी ब्रॉगली ला देते हैं, देख लीजिएगा। लेमडा बराबर h/p, p के जगह क्या लिखेंगे, mv। बोर में रखते हैं, mvr = nh/2π। 2π को यहां भेज दीजिए। h/mv की जगह क्या लिख सकते हैं, लैम्डा। आगे डी ब्रॉगली, डी ब्रॉगली का उपयोग बोर में किए, बोर लेके चले, फिर डी ब्रॉगली आगे। लेकिन एक चीज यहां देखने की बात है, n बराबर लेमडा बटा में 2πr।
अब इन की बात करें, अगर आप बोर में चलते हैं तो इस n का मतलब, बोर में अगर आप चलते हैं तो इस n का मतलब कक्ष संख्या है, कक्ष की संख्या है। कितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और ये अगर आप यहां पे आते हैं तो ये तरंग की संख्या है। इसका मतलब है कि जितना कक्ष होगा उतने तरंग होगा। इसको भी समझा जाए। जैसे मान लीजिए कि ये नाभिक, पहला कक्ष, दूसरा कक्ष और ये तीसरा कक्ष। तो ये कि कौन सा कक्ष है? तीसरा कक्ष है। थर्ड ऑर्बिट, तीसरा कक्ष है तो 3 तरंग होंगे। ये पहला तरंग, ये दूसरा तरंग और ये तीसरा। एक तरंग, 2 तरंग, 3 तरंग। यही बात है। अब इसके बाद हम लोग डी ब्रॉगली पे एक न्यूमेरिकल बनाएंगे। देखिए उस न्यूमेरिकल के लिए एक पॉइंट थोड़ा सा जान लिया। जैसे मान लीजिए कि ये बामर श्रेणी है, तो बामर श्रेणी में आपको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन दूसरे में आता है। तो दूसरे में आएगा तो कहां से आएगा? तो तीसरा से आएगा, चौथा से आएगा, पांचवा से आएगा, उसी तरह से आएगा। तो अगर ये बामर श्रेणी में पहला इलेक्ट्रॉन कहां से आ सकता है? तो तीसरे से आ सकता है। तो इधर देखिए, अगला इलेक्ट्रॉन कहां से आ सकता है? चौथे से आ सकता है। अगला कहां से आता है? पांचवें से, छठे से। तो इसको आप कहेंगे कि ये पहला संक्रमण है। दो में पहले कहां से आ सकता है? 3 से आ सकता है। तो ये 3 से, ये पहला संक्रमण है। उसके बाद कहां से आ सकता है? 4 से। तो ये दूसरा संक्रमण है बोर का। और ये फिर आ सकता है 3 से, तो तीसरा संक्रमण। अगर आपको कोई कहे कि बोर का दूसरा संक्रमण, तो बोर का दूसरा संक्रमण है, तो इसका मतलब है 2 में 4 से आ रहा है। ध्यान रखें। एक चीज किसी परमाणु के लिए बताया गया था, आपको याद होगा, R समानुपाती n²/z। और हाइड्रोजन के लिए आपको बताया गया था R समानुपाती n²। ये आप याद रखेंगे। अब जैसे R समानुपाती n², समानुपाती हटाएंगे तो बाबू स्थिरांक आएगा k। ये जो स्थिरांक है आप याद रखिएगा, ये पहले कक्ष की त्रिज्या होती है। तो आप अगर पहले कक्ष की त्रिज्या की जगह आप चाहे तो a0 भी लिख सकते हैं। तो R बराबर एक फॉर्मूला होगा a0 गुना n²। पहले कक्ष की त्रिज्या को सामान्यतः लोग a0 भी मानते हैं, r0 भी मानते हैं। r0 को इसलिए नहीं माना क्योंकि निकटतम दूरी में आपने ज्ञात किया था, r0 लिखा था। तो ये r बराबर, इसको आप चाहे n² गुना a0 भी लिख सकते हैं। इसी के आधार पर अगला एक वीडियो में न्यूमेरिकल डी ब्रॉगली पर देंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है।